Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. हमने अपने previous lectures में अपना part A हमारा business study के जो which consists of 8 chapters वो हमने बिल्कुल अच्छे से complete कर चुके हैं. हमने part B में अब enter होना था. अब part B में हम सबसे पहले chapter number 10 करने लगे हैं, that is to be known as financial market. वो हम start करने लगे हैं. सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं. ये फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां जैसे हमारी नॉर्मल एक मार्केट होती है वहां पे डिमांड और सप्लाई की हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है ना. जैसे हम बाजार जाते हैं, हमें कुछ कन्फेक्शनरी चाहिए, कुछ वेजिटेबल्स बाय करने के लिए हम जाते हैं बाहर, तो हमारी डिमांड जिस चीज की है ना वहां मार्केट में सप्लाई होती है, हम पैसे दे के वो चीज ले लेते हैं. वैसे ही एक फाइनेंशियल मार्केट होती है. मेरे पास मान लो आइडल कैश पड़ा हुआ है घर पे, दैट इज ऑफ नो यूज, राइट. उसका कोई भी यूज नहीं है, बट दैट मनी मैं अगर उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं, आई वांट टू मल्टीप्लाई दैट अमाउंट ऑफ मनी सो दैट आई गेट द रिटर्न्स फ्रॉम दैट मनी. सो वो तभी होगा जब मैं इन्वेस्ट करूंगा. ऐसे ही मार्केट में कुछ लोग हैं जिनके पास आइडियाज हैं, उनको बट फंड्स की रिक्वायरमेंट है. उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और लेकिन हम जैसे लोगों के पास आइडल कैश पड़ा हुआ है जो कि सिर्फ पड़ा हुआ है और वैसे का वैसा है, और अगर हम रखेंगे वैसे का वैसा तो हमारे इनकम जनरेट नहीं होगी. तो हमें इन्वेस्ट, हमारे पास आइडल कैश है और बाहर लोगों को उस कैश की रिक्वायरमेंट है. सो ये डिमांड सप्लाई की हमारी फुलफिल करती है नीड्स को. किस चीज के? फाइनेंस का. सो फाइनेंशियल मार्केट जो हम कह सकते हैं, इट्स अ मार्केट इंक्लूडिंग लाइक बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट. ये सारी चीजें हमारी जो मनी की डिमांड सप्लाई के ऊपर डील करती है. ऐसे ही अगर हम डिमांड सप्लाई की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, हर मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं. ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में प्रोडक्ट्स होते हैं, बट उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, शेयर्स, स्टॉक शेयर्स, और वी कैन से दैट म्यूचुअल फंड्स. ये सारी चीजें आपने टर्म सुनी होंगी. ये इनको कहते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ठीक है जी. अब फाइनेंशियल मार्केट जो है, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती है. ब्रॉडली वी कैन से फाइनेंशियल मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट इज मनी मार्केट, that we can say that short term market, right. When we have to fulfill our short term requirements, we don't want to invest in long term projects, so we will invest in money market, ठीक है. और वो थोड़ी सी लिक्विड मार्केट होती है. और ऐसे ही सेकंड मार्केट होती है, वो होती है कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट में हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें. और मनी मार्केट की बात है तो कमर्शियल पेपर्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की. अब हमारे ये भी हो गया. अब अगर हम बात करें कि कैपिटल मार्केट में जैसे शेयर, स्टॉक्स हमने बोल दिया वहां डीलिंग होती है, तो हम इसकी बात करें फाइनेंशियल मार्केट में की इंपॉर्टेंस क्या है, मीन टू से व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाई वी शुड इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट एक तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, राइट. हमारा जो सेविंग्स है उनको अच्छे से नीडी को मिल जाता है और हमें भी रिटर्न्स वापस से मिल जाती हैं. कुछ हमारी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ करता है, ठीक है, हमें रिटर्न्स देने में मदद करता है. और ऐसे ही करके अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो मार्केट को रेगुलेट करने वाला भी कोई इंसान होना चाहिए, ठीक है. ऐसे तो मार्केट में तो हमारा पैसा डूब भी जाएगा, हम मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा डूब जाएगा. तो इस वजह से उस मार्केट में हमारी पैसा सिक्योर रहे, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, और उस रेगुलेटर को हम कहते हैं सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. वो कैपिटल मार्केट मतलब प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट जब शेयर, स्टॉक्स वगैरह में, वो उसको रेगुलेट करते हैं ताकि कंपनीज फ्रॉड ना कर पाए, वो लोगों से पैसा लेकर उनका फायदा ना उठा पाए, उनके पैसे डूब ना जाए. सो ये रेगुलेटर, मार्केट रेगुलेटर इज सेबी. हमने ये भी सीख लिया. और लेकिन अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो हमारे शेयर्स कहां पे हमें मिल सकते हैं, मीन टू से हमने अगर इन्वेस्ट करना है तो हम कौन सी विंडो में जाके कहां इन्वेस्ट करें. तो इसीलिए एक
बनाया गया है इंस्टीट्यूशन दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस में हमारे शेयर्स लिस्ट हुए होते हैं। लिस्ट किन के शेयर्स लिस्ट हुए होते हैं? जो कि लिस्टेड कंपनीज होती हैं। एक कंपनीज ने अपने शेयर्स लिस्ट कर दिए, दे इनवाइट द फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड वी कैन बाय दोज शेयर्स as we like. We want to invest in some other company, we will check it out and we will invest in that company by through Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. So ये भी बात हो गई, मार्केट रेगुलेटर की भी बात हो गई, हमारी इंपॉर्टेंस भी हो गई, और हमने ये भी सीख लिया प्राइमरी मार्केट एक होता है, जैसे मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. And capital market is further classified into two types, that is primary market and secondary market. By the term primary market से अगर हम बात करें तो primary market क्या होती है? जब हम एक कंपनी जो है ये पहली बार अपने शेयर्स इशू कर रही है, मीन टू से a new venture, if I am going to start a new company, I need funds right now, right? अगर मैं फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को लिस्ट करा रहा हूं और मैं अपने शेयर्स को बेच रहा हूं फर्स्ट टाइम, तो वो है प्राइमरी मार्केट. अगर हम फ्रेश शेयर्स, सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि जब ट्रेडिंग हो रही होती है शेयर की, फर्दर जब आईपीओ नहीं लगा होता, सेकेंडरी मार्केट में एफपीओ होता है, फर्दर पब्लिक इशू. ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो मार्केट में ना आई एम हैविंग द शेयर्स, और वो शेयर जैसे होता है ना फर्स्ट हैंड एंड सेकंड हैंड. अगर कंपनी फर्स्ट टाइम कोई शेयर इशू कर रही है, दैट इज टू बी नोन इज क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ प्राइमरी मार्केट. अगर सेकंड हैंड मीन टू से मैं आगे बेच रहा हूँ कि मेरे को पैसे अपने निकलवाने, मैं बेच रहा हूँ बॉम्बे स्टॉक एनएसई में, बीएसई में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो वो जो बंदा खरीद रहा है वो सेकेंडरी मार्केट से खरीद. तो ये हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया. अब हम आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई. अब हम बुक में थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, साथ साथ में जल्दी जल्दी से कवर होता जाएगा. फाइनेंशियल मार्केट क्या है? जैसे बोला गया है, फाइनेंशियल मार्केट, इफ द एलोकेटिव ऑन प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेस फर्म्स आर इन नीड ऑफ फाइनेंस एट ऑल टाइम्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज, फाइनेंशियल मार्केट एंड बैंक acts as intermediaries in the allocative function of matching the demand and supply of funds. जैसे मैंने बोला, इसमें क्या है, मैचिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फंड्स. मनी का अगर किसी को नीड है, पैसे की, फंड्स की जरूरत है, हमारे पास आइडियल कैश है, वो हम इन्वेस्ट कर लेंगे, उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हमारी भी रिक्वायरमेंट पूरी होगी. हमारी कैसे, हमें रिटर्न्स मिलेंगी, हमारा मनी मल्टीप्लाई हो रहा है. वैसे तो घर पे पड़ा पड़ा मनी आज भी अगर 2 लाख है तो 10 साल बाद 2 लाख ही रहेगा, और महंगाई, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण हमारी वो वैल्यू भी कम होती जाएगी, मॉनेटरी वैल्यू उस 2 लाख की. तो इस वजह से हमें भी फायदा और लेने वाले को भी फायदा. टर्म्स यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. कौन कौन से टर्म्स? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स कैसे क्रिएट होते हैं? इनिशियल इशू, दैट इज द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय अ फर्म फॉर द फर्स्ट टाइम. इनिशियल आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आईपीओ प्राइमरी मार्केट. एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ एक्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इक्विटी शेयर डिबेंचर्स. जब एग्जिस्टिंग शेयर्स की सेल परचेज हो रही होती है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स इसमें कौन कौन से होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, ट्रेजरीबिल्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा. फाइनेंशियल एसेट्स कौन से फाइनेंशियल मार्केट में यूज होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरीबिल्स एक्सेट्रा. फंक्शंस क्या होंगे जी फाइनेंशियल मार्केट के? आपको मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. मोबिलाइज करती है सेविंग्स को. ठीक है जी, वैसे सेविंग्स को, मनी एक बंदे के कंट्रोल में नहीं रहता, मनी की मूवमेंट होती है. ठीक है, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी. हाउस होल्ड रिप्रेजेंट द सप्लाई ऑफ फंड्स एंड द बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड. ठीक है, जैसे हाउस होल्ड, मेरे पास, मैं नॉर्मल बंदा हूं, मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मैं सप्लाई करूंगा फंड्स की, और डिमांड किसको है? बिजनेस को, बिजनेसमैन को फंड्स की. ठीक है जी, द इंटरेक्शन बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई हेल्प्स इन द प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है जी, फाइनेंशियल मार्केट. कैसे? अगर हमारी फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो हमारा पैसा स्टक हो जाता,
मिंटू से अगर हम बिजनेस किसी में इन्वेस्ट करते तो हमारा लॉक इन हो जाता वो अमाउंट, वो बिजनेसमैन कुछ भी कर सकता था, वो हमें अगर हमें आज चाहिए पैसे तो हम निकलवा नहीं सकते थे। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट मिंटू से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का आने के कारण यहाँ पे ट्रेडिंग होना पॉसिबल हो गया। आज मैं अगर शेयर परचेज कर रहा हूं, मेरा कल को कोई मूड बदल गया या मेरे कल को कुछ इमरजेंसी आ गई, मेरे को पैसे अभी निकलवाने हैं, तो लिक्विडिटी एक मेंटेन करके रख लेती है फाइनेंशियल मार्केट की। आज मैं अपने शेयर बेच के अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा सकता हूं। सो लिक्विडिटी होता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसैक्शंस, और जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसैक्शंस है उसको भी रिड्यूस करना फाइनेंशियल मार्केट का काम है। फाइनेंशियल मार्केट्स प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। इट हेल्प्स इन सेविंग टाइम, एफर्ट एंड मनी। मीटू से एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें अलग अलग जगह पे नहीं जाना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता। एक ही अंडर वन रूफ सेलर्स और बायर्स दोनों की डिमांड पूरी हो जाती है। ठीक है जी, ये होगी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब अगर हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो इसने बोला मनी मार्केट, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड, फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्लासिफाई किया जा सकता है फाइनेंशियल। मनी मार्केट क्या है? द मनी मार्केट इज मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। जैसे मैंने बोला, इफ यू आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यू विल इन्वेस्ट इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करोगे, जैसे ट्रेजेबल, कमर्शियल पेपर्स, देयर मैच्योरिटी पीरियड नियर अबाउट मतलब एक दिन से शुरू होके आप 1 साल, 7 साल, 5 साल ऐसे करके आप अपना निकलवा सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट और आपके रिस्क टेकिंग फैक्टर के अकॉर्डिंगली। और मनी द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट आर आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस एंड म्यूचुअल फंड्स। कौन कौन से बीच में पार्टिसिपेंट्स होते हैं? जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो लोग इसमें ज्यादा इंडल्ज होते हैं जिनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मीन से मेरे को, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कंपनी है, मेरे को अभी जस्ट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल मीन से मेरे को डे टू डे अफेयर्स के लिए थोड़ा पैसा चाहिए, तो मैं शेयर्स में थोड़ा ना अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा जिसमें रिटर्न्स तो लॉन्ग बाद में आएंगी। मेरे को चाहिए कि जहां पे फिक्स रेट, एक चाहे छोटे टाइम के लिए 6 महीने, साल के लिए मैं पैसा डालूं और साल बाद में निकलवा लूं और मेरा पैसा भी सिक्योर हो और मेरे को रिटर्न्स भी मिल जाए। तो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं, तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की एग्जांपल क्या क्या है? टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई इशूड इट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये मोस्ट सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या होता है, आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है जी, ऑन बिहाफ। अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो टी बिल्स इशू कर देगी थ्रू आरबीआई। आरबीआई टी बिल्स इशू करेगा। इट इज जस्ट लाइक अ जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड होता है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। बस ऐसे बोल दिया गया कि मान लो 5 लाख का आपका आप आज 1.5 लाख में आप 3 लाख का अपना क्या बोलते हैं टी बिल बाय कर सकते हो। कैसे? 1.5 लाख आज इन्वेस्ट करो, 5 साल बाद आप 3 लाख ले लेना, मतलब आप 2 साल बाद 3 लाख ले लेना। उसकी मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है हमारा परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग। मैं 3 लाख का सामान जो 3 साल बाद 3 लाख का मेरे को मिलेगा, आज मैं 1.5 लाख का बाय कर रहा हूं और वो जो 1.5 लाख है वही मैंने 3 साल में कमा लिया। ठीक है, इसमें कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। सिर्फ एक जो कहते हैं ना हमारा जो बुक वैल्यू है, हमारी जो मार्केट प्राइस है, जो हम बाय सेल कर रहे हैं वो कम है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू के कंपैरिजन में। ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स, जिसमें कोई भी मीन से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन होता कि 8% इस पे रिटर्न आएगा, 9% आएगा। बस इतना फिक्स बोल दिया गया, आप लाख इन्वेस्ट करो, 3 साल बाद 3 लाख रुपए निकलवा लेना। ठीक है, यही हमारा फायदा है। तो ये होते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स। इट हैज अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। बट इसकी खास बात क्या है कि एक तो ये बहुत शॉर्ट टर्म है। क्या बोलते हैं, टी बिल्स जब इशू होते हैं ये लेस देन 1 ईयर होते हैं। इनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर, 1 साल से भी कम। अगर मेरे को 1 साल, आज मैं टी बिल गवर्नमेंट आरबीआई ने इशू करा, आरबीआई ने इशू करा कि लाख का टी बिल इशू करा और का यू वुड इन्वेस्ट 60,000 एंड द टी बिल विल गेट मैच्योर्ड आफ्टर 11 मंथ्स। 11 महीने बाद आपको लाख मिल जाएगा अगर आप आज 60,000 रुपया
दे के परचेज कर लेते हो लाख का टी बिल और 11 महीने बाद लाख ले लेते हो, तो ये हमारा 40,000 का फायदा होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल इट इज इशूड एट डिस्काउंट एंड रीपेड एट पार। ऐसे ही मैंने बोला फॉर एग्जांपल टी बिल ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख will be sold at 96,000 and at the time of maturity the investor will get 1 lakh. That 4,000 is the interest received by him. इसको इंटरेस्ट कह लो जो, बट इट इज नॉट एन इंटरेस्ट। अब इसको डिस्काउंट में इशू किया हुआ है और मेच्योरिटी में हमें पूरा पार वैल्यू एट पार हमें पैसा मिल जाएगा, जो हमारा डिफरेंस होगा वही हमने कमाया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वही हमारी रिटर्न है। इट इज द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट आपको अगर नहीं पता, प्रोमिसरी नोट होता है जस्ट एक प्रॉमिस किया जाता है कि I am going to take the amount from you and after 11 months and this amount will be refunded to you, that 1 lakh और 1 lakh जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो सारा दिया होता है, सारा कुछ और नीचे सिग्नेचर्स होते हैं। ये प्रोमिसरी नोट जो है ये ऐसा एक प्रोमिसरी नोट जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज हाईली लिक्विड एंड हैव नेग्लिजिबल रिस्क। बहुत लिक्विड है और नेग्लिजिबल रिस्क है। इट इज अवेलेबल इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹25,000 एंड इट्स मल्टीपल। मिनिमम टी बिल इशू होता है 25,000 का, इससे कम का टी बिल नहीं इशू होता। 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। ठीक है, जो 25,000 से मल्टीप्लाई होते हैं वो इतने के अमाउंट के टी बिल्स इशू होते हैं। अब अगर टी बिल की बात आ गई, अब बात आ गई कमर्शियल पेपर की। कमर्शियल पेपर आर द इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। जो commercial paper issued by large credit worthy companies to raise short term funds at lower rate of interest than the market rate. It is an unsecured promissory note having a maturity of 15 days to 1 year. ये unsecured promissory note है। सिंपली बात है कि जब जौन सी कंपनी या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को थोड़े टाइम के लिए अमाउंट चाहिए, लाइक टू फुलफिल इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और सम अदर एल्स, 15 दिन से लेकर इसका 1 साल तक का मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता और 15 दिन से कम का भी नहीं होता। इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इट इज जस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम डीलिंग कर सकते हैं जिनके साथ नेगोशिएट, और ये ट्रांसफरेबल है बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट होता है कि मैंने अगर आपको दे दिया ना अपना क्या बोलते हैं कमर्शियल पेपर, ठीक है, और आपको दे दिया, अगर आपके पास अब ये कमर्शियल पेपर, देन यू आर द ओनर ऑफ कमर्शियल पेपर। ठीक है जी। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंटेड एंड redeemed at par just like a T-bill. It is an alternative to bank borrowing. The original purpose of commercial paper was to meet working capital needs of companies. जैसे मैंने बोला कंपनीज को कई बार होता है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, तो वो फिर क्या ऑप्ट करती है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्टली ये कमर्शियल पेपर। It is used by companies for bridge financing, a method of financing used by companies before issuing shares or debentures to cover the expenses associated with the issue of such securities. For example, flotation cost. क्या होता है जब कंपनी इशू करती है ना कोई भी शेयर, तो उसकी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे इशू कॉस्ट, ब्रोकरेज, कमीशन। तो इन चीजों को फुलफिल करने के लिए वो टेम्पररी बेसिस पे कमर्शियल पेपर इशू करती है, जिससे उनको 15 दिन से लेकर 1 साल के लिए इमीडिएट कैश मिल जाता है और बाद में वो मैच्योरिटी अमाउंट दे देती है। कॉल मनी। Call money is a method used by commercial banks to borrow funds from each other in order to maintain the CRR. क्या होता है? Call money होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से, ठीक है, मनी कॉल करता है to fulfill the requirement of CRR. CRR is the cash reserve ratio which have to be maintained by every commercial bank as per under the RBI guidelines. ठीक है जी। CRR होता है, SLR होता है। ऐसे ही ये दोनों रेशियोज को हर एक बैंक को मेंटेन करना होता है। मीन टू से इट इज अ कैश रिजर्व व्हिच एवरी बैंक हैव टू मेंटेन। इससे नीचे अगर नहीं जाना चाहिए हर किसी भी बैंक को, किसी कमर्शियल बैंक को, क्योंकि ये एक तरह का ये क्यों सीआरआर मेंटेन करवाता है आरबीआई, क्योंकि कभी भी कोई बैंक इंसॉल्वेंट ना हो, क्योंकि बैंक में बहुत से गरीब अमीर के अमीर लोगों ने, पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया होता है, सेविंग अकाउंट ये वो। अगर वो सीआरआर एक रिजर्व मेंटेन ना करके रखे, कल को लॉसेस हो जाए बैंक को, तो कहां जाएंगे, सभी के पैसे ना डूबे, इसलिए एक सीआरआर हर साल मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। तो ऐसे ही जो कॉल मनी होती है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। मेजॉरिटी ऑफ कॉल मनी इज 1 to, मतलब एक बैंक ने, मान लो पीएनबी ने एसबीआई को बोला मेरे को 10 करोड़ दे, 10 करोड़ अभी फिलहाल के लिए ले लिया, क्योंकि एसबीआई के पास पता था, उसके पास सीआरआर इनफ था, उससे ले लिया, अपनी सीआरआर फुलफिल करा और 10-15 दिन में अपने प्रॉफिट्स को ठीक करके रिटर्न कर दिया एसबीआई को 10 करोड़। ये होता है एक शॉर्ट टर्म प्लान। मीन टू से 1 से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर
बाइंग और बोरोइंग होती है, इससे ज्यादा नहीं। कॉल रेट इज हाईली फ्लक्चुएटिंग which varies from day to day or even from hour to hour. There is an inverse relation between call rates and return on other short-term money market. Increase in call rates make the demand for call money decrease and increase in demand for other short-term instruments. ठीक है जी, as a demand for call money, ठीक है, कैसा होता है, क्या होता है, इंक्रीज इन कॉल रेट्स। अगर कॉल रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, कॉल रेट मतलब अगर कॉल मनी में कॉल रेट इंक्रीज है तो क्या होगा, कॉल मनी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, कॉल मनी फिर क्या होगा, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दूसरे की तरफ उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो चीपर ऑप्शन बन जाएंगे एज कंपेयर टू कॉल मनी। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, आर इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशंस एंड कंपनीज। ठीक है जी, क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स और डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, किनको, इंडिविजुअल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉर्पोरेशंस को एंड कंपनीज को। इट इज अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन बियरर फॉर्म, ठीक है, इट इज अनसिक्योर्ड। फिर होता है, इट इज इशूड इन पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी व्हेन द डिपॉजिट्स बाय इंडिविजुअल्स एंड हाउसहोल्ड इज लेस बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई, दे हैव टू मोबिलाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है जी। कमर्शियल बिल, इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड बाय बिजनेस फर्म्स टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। क्या होता है कमर्शियल बिल्स? कमर्शियल बिल्स जैसे होता है, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने क्रेडिट सेल करी, क्रेडिट सेल में उधार में सेल कर दी, और उधार वाले को बोल दिया कि उसने बोला कि अगले साल पेमेंट हो जाएगी। अब अगले साल मेरे को पता है ये पैसा कहीं नहीं जाना, मैंने बिल इशू कर दिया, वो बिल को मैं क्या करूंगा, बैंक में जाके डिस्काउंट करा लूंगा। डिस्काउंट कैसे, मान लो मेरे पास बिल है 2 लाख का, 2 लाख मेरे को मिलने हैं 6 महीने बाद, मेरे को अर्जेंसी अभी चाहिए पैसे, और मैं क्या करूंगा, बैंक में जाऊंगा, बैंक में डिस्काउंट करूंगा वो कमर्शियल बिल अपना, और वो 2 लाख का 1,60,000 बैंक से ले लूंगा। आप 1,60,000 मेरे को दो, 6 महीने बाद खुद 2 लाख रिकवर कर लेना। तो यही होता है, और बैंक वालों को वो 40,000 का प्रॉफिट बन जाता है। सो मेरी अर्जेंसी पूरी होगी, इमीडिएट जो नीड थी मेरे को कैश की, और बैंक को भी पैसे का फायदा हो गया। अब 40,000 रुपया मेरे को बैंक को देना, मतलब 2 लाख का बिल देके मैं चाहे जो उनकी नेगोशिएशन होती है उस अकॉर्डिंग वो कर लेंगे। When goods are sold on credit, the seller draws a bills of exchange on the buyer who accepts it. When he accepts the bill, it becomes a marketable instrument, which is called a trade bill. When the seller presents it to the bank for discounting it to get the funds before the maturity of the bill, and the bank accepts it, is called a commercial bill. जो भी है, बिफोर मैच्योरिटी के पहले, मतलब मैच्योरिटी वो बिल मैच्योर होने के पहले जब मैं बैंक में जाके वो डिस्काउंट करा लूंगा, दैट इज टू बी नोन एज कमर्शियल बिल, और बैंक एक्सेप्ट कर ले और उसको पैसा दे दे, तो ये हो गया कमर्शियल बिल। तो हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? ट्रेडी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, ठीक है जी, और कॉल मनी। हमने 5 कर दिए मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। अब हम करते हैं कैपिटल मार्केट की बात। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। जब बात आती है शॉर्ट टर्म फंड्स की, तब हम बात करते हैं मनी मार्केट की। जब हमारे मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स हमने, मतलब क्या बोलते हैं, कंपनी ने रेज करने होते हैं, तो या हम भी लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हम कैपिटल मार्केट की तरफ जाएंगे। अब कैपिटल मार्केट की तरफ कैसे जाएंगे? कैपिटल मार्केट आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कौन कौन सी है? प्राइमरी, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। क्या होता है, जैसे मैंने बोला, जब फर्स्ट टाइम कोई भी चीज मार्केट में आ रही है कंपनी की तरफ से, तो वो होता है न्यू इशू, मतलब आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सबसे पहला जो होता है वो प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होता है। द प्राइमरी मार्केट फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन इन द इकोनॉमी बाय चैनलाइजिंग पब्लिक सेविंग इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू कौन कौन से मेथड से आएगा? एक तो आईपीओ, ठीक है जी। आईपीओ मीन टू से इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी फर्स्ट टाइम, कोई कंपनी बन रही है, उसने फर्स्ट टाइम फंड्स उसको रिक्वायर्ड है, फर्स्ट टाइम इशू कर रहा है शेयर्स, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक तो आईपीओ के थ्रू से, एक होता है ऑफर फॉर सेल से, ठीक है जी। ऑफर फॉर सेल और आईपीओ में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, दे आर सिमिलर टर्म्स, बट ऑफर फॉर सेल होता है कि जब ना मैं प्रमोटर हूं कंपनी का, मैं मालिक हूं, मेरे पास कंपनी के सारे शेयर हैं, और मैं मार्केट में अपने शेयर में से कुछ ऑफर कर रहा हूं,
किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को कि आप ले लो और मेरे को पैसे दे दो, तो वो ऑफर फॉर सेल हो गया। ठीक है जी। क्या होता है, अंडर ऑफर फॉर सेल, अंडर दिस मैटर सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड डायरेक्टली टू द पब्लिक बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडिएरीज लाइक issuing houses or stockholders. The company sells the securities to brokers at an agreed price who then resell to the investing public. क्या होता है इसमें, होता है ऑफर फॉर सेल में मैं पहले इंटरमीडिएरीज को सेल कर देता हूँ। इंटरमीडिएरीज को जो उनके साथ मेरा ब्रोकर्स के साथ बना, उनको मैंने सेल कर दिया। अब ब्रोकर से अपना प्रॉफिट रख के आगे पब्लिक में इशू करेंगे। ऑफर फॉर सेल। अब होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। थर्ड कॉन्सेप्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है जब हम पर्टिकुलर सेगमेंट को इशू करते हैं। मान लो पब्लिक में नहीं इशू कर रहे, मेरी कंपनी है, मेरे को पैसे चाहिए, बट मैं 50 जनों को, मेरे दोस्त हैं 50, वो कहते हैं मेरे को तेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं पब्लिक, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चाहे तो पब्लिक मैं इशू कर रहा हूँ वहां से बाय कर ले, मैं सीधा उन 50 को, पर्टिकुलर सेगमेंट को सीधा उनको शेयर्स इशू करके उनसे अमाउंट ले लूंगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ले लूंगा। सो ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। सो इट हेल्प्स इन रेज फंड्स फॉर मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। एक तो क्विकली हो गया काम, बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो लिस्टिंग की फॉर्मेलिटीज हैं, ये वो मेरे को नहीं, वो मैं सीधा बाय कर रहा हूँ बाहर से अपने पर्टिकुलर सेगमेंट से। द कॉस्ट ऑफ रोटेशन व्हिच इज क्वाइट एक्सपेंसिव इन अदर शेयर होल्डर इज सेव। ठीक है जी। और फोर्थ वन इज राइट इशू। ठीक है जी। राइट इशू होता है whenever existing company wants to offer new shares in the public, so सबसे पहले वो उसका, हर एक कंपनी को क्या होता है, सबसे पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका देता है कि शेयर्स बाय कर लो। मेरे को पैसा चाहिए, मैं मार्केट में शेयर उतारने से पहले मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट्स दूंगा कि आई एम गिविंग देम अ राइट टू बाय दो शेयर्स प्रायर दैट द पब्लिक कैन अवेल। क्यों ऐसा, क्यों आपको राइट इशू का बताता हूं, क्यों ऐसा राइट इशू होता है। राइट इशू का फंडा क्या है, मान लो मैं RIL की बात करें, रिलायंस की बात करें, रिलायंस में मुकेश अंबानी, ठीक है जी, मुकेश अंबानी जी के पास 75% शेयर्स हैं, ठीक है। और जो डायरेक्टर्स, अब एक कंपनी RIL इज डिफरेंट एंड शेयर होल्डर इज डिफरेंट, मतलब RIL अलग है, डायरेक्टर्स आर अलग, शेयर होल्डर मेंबर्स आर अलग, ठीक है। RIL को पैसे चाहिए और RIL के जो डायरेक्टर्स बोर्ड है उन्होंने बोल दिया हम पब्लिक से हम IPO लेंगे, हम पब्लिक से इशू कर रहे हैं शेयर्स, उन्होंने तो बोल दिया पब्लिक से इशू कर दे। अगर मान लो रातों रात वो मान लो इशू करते हैं शेयर्स, ठीक है जी, वो पब्लिक में अपने लाख शेयर्स इशू कर दें, और एक बंदा ही पब्लिक से ले, मतलब पब्लिक से वो शेयर्स ले ले, ठीक है। बट जो इसका 75% शेयर था वो तो कम हो जाएगा, इसका क्या कसूर। अगर बोर्ड मेंबर्स ने, अगर उस कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने सीधा पब्लिक को बोल दिया कि हाँ जी ले लो, और उसमें से पब्लिक में से कईयों ने मतलब इकट्ठे साइमल्टेनियसली बहुत सारे शेयर्स एक बंदे ने ले लिया, और इसका तो डिल्यूट हो जाएगा ना कंट्रोल। एक 100 रुपए में अगर इसका 75% था, ठीक है ना, नॉर्मल मैथ्स है, 75% था, अब 100 तो, अब इसमें अगर इंक्रीमेंट हुआ, शेयर्स में इंक्रीमेंट हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स में इसका अगर करेंगे तो ये तो मान लो 60% रह जाएगा, यहाँ हो सकता है 50 से भी कम चले जाए इसका शेयर, इसका कंट्रोल। तो रातों रात ये बेचारा तो गया। इस चीज को बचाने के लिए जब भी पब्लिक को इशू करना है किसी भी कंपनी ने, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर लोगों को राइट्स देगा, मीन टू से सिर्फ उनको ऑप्शन देगा, डू यू वांट टू बाय शेयर्स ऑफ माय कंपनी, ऑफ दिस कंपनी। अगर वो बोलेंगे नहीं, वी डोंट वांट टू अवेल दिस राइट, तो वो सीधा पब्लिक को कर, एक बार पूछना बनता है ना एग्जिस्टिंग वालों को, ताकि ये उनसे नाइंसाफी ना हो जाए। वो आज 75% का मालिक है, कल को अगर पब्लिक में उसका कंपनी ने ज्यादा इशू कर दिया और पब्लिक में कोई और अमीर बंदे ने सारे वो इशू ले लिया, तो वो तो इसके टक्कर में खड़ा हो जाएगा।
ठीक है ना, इसका डाइल्यूट हो जाएगा कंट्रोल कंपनी में, तो इस वजह से। तो इसके बाद ये हो गया जी राइट इशू की तरफ हम कर सकते हैं। और ईआईपीओ एक ऑप्शन है, ईआईपीओ। ईआईपीओ कैसा, व्हेन द पब्लिक इशू इज मेड थ्रू एन ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जब ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम पब्लिक इशू करते हैं, आजकल वैसे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ही चलता है, तो ईआईपीओ बस इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, राइट। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट इज आल्सो नोन एज अ स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। In this market, securities are not directly issued by the company to investor, but it is sold by existing investor to other investor। क्या होता है, एक बार तो जब कंपनी ने आईपीओ लेके आया, लोगों के पास शेयर हो गए, मेरे पास शेयर हो गया, अब तो रोज की रोज ट्रेडिंग चलेगी। मेरे को आज मैंने बाय कर लिया, मेरे को लगा कि मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं कल बेचूंगा। मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, खरीद बेच रहा है, कंपनी कोई और नया शेयर इशू नहीं कर लेके आ रही मार्केट में, एग्जिस्टिंग वाले ही गेम प्ले कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं, बीएसई एनडीसी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो वो मार्केट कौन सी होती है, सेकेंडरी मार्केट। आई होप कि आपको यहां तक समझ लग गया। आज की क्लास हम यहां तक रखते हैं, जिसमें हमने सीखा फाइनेंशियल मार्केट, उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। हमने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिए, और कैपिटल मार्केट की फर्दर टाइप्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है जी। प्राइमरी मार्केट में कैसे फंड्स रेज होते हैं वो बता दिया, जैसे आईपीओ होता है, ईआईपीओ, राइट इश्यू, ठीक है, ऑफर फॉर सेल, तो ये सारे हैं जी प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। अब उसके बाद सेकेंडरी मार्केट हमने देख लिया। सेकेंडरी मार्केट में कुछ नहीं है, बीएसई एनएसई में जब एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब सेल परचेज कर रहे हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। सो हमारा आज हाफ चैप्टर हो गया है, मोस्ट ऑफ द हाफ चैप्टर हो गया है, और यहां तक अगर आप अभी पढ़ लोगे अपनी बुक में से तो बहुत इजी लगेगा। आप अभी साथ साथ इसको करो, ठीक है। ये टेक्निकल कुछ चीजें हैं, और ये फर्दर आपकी लाइफ लॉन्ग, जब तक आप ग्रेजुएशन करते हो या कुछ आगे भी अपना कोई भी कॉमर्स में करियर ऑप्ट करते हो, तो ये आपको ये बेस है, ये मार्केट में स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, और ये क्या बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अभी आप पढ़ लो यहां तक, फिर हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इफ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।